नमस्कार। आज हम अंग्रेजी शब्दावली के एक जरूरी हिस्से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। ये सत्र हमारे स्रोतों पर आधारित है और आज हम क्रम संख्या 200 से 250 तक के शब्दों को समझने वाले हैं। बिल्कुल, पूरे 51 शब्द। हाँ जी। और तरीका क्या रहेगा? हम हर शब्द को उसके नंबर के साथ जानेंगे, जो अंग्रेजी परिभाषा है स्रोत में, हाँ उसे लेंगे और बिल्कुल सरल हिंदी में तोड़ तोड़ के समझेंगे। जी, ताकि आसानी से याद हो जाए। और मुख्य शब्द को बार बार दोहराएंगे भी, है ना? हाँ, वो जरूरी है। फिर एक आसान सी हिंदी मेमोरी ट्रिक देखेंगे, एक छोटी सी मानसिक तस्वीर यानी विजुअलाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और जहां मुमकिन हुआ शब्द को उसके प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स में तोड़कर उसका अर्थ भी समझेंगे। ये बढ़िया रहेगा, स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलती है। हाँ, और पढ़ाने का अंदाज होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब हिंग्लिश और बातचीत वाला। ठीक है। का मतलब है धन आदि से सहायता करने वाला, और इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। चलिए इसे तोड़ते हैं। वन मतलब एक व्यक्ति, हु हेल्प्स जो मदद करता है, पीपल मतलब लोगों की, बाय गिविंग देम उन्हें देकर, क्या देकर? मनी, और अदर एड मतलब पैसा या कोई और मदद। हाँ, एड का मतलब है सहायता। हाँ, तो बेनिफैक्टर वो व्यक्ति हुआ जो लोगों की मदद करता है, खासकर पैसे देकर या कोई और सहायता देकर। तो ऐसा व्यक्ति बेनिफैक्टर कहलाता है। जी, समाज में बहुत से बेनिफैक्टर होते हैं जो शायद सामने भी नहीं आते। सही कहा। अच्छा, इसकी मेमोरी ट्रिक, बेनिफैक्टर को याद रखने के लिए सोचे बेने, हाँ, बेने मतलब अच्छा या भला, और फैक्टर मतलब करने वाला। तो बेनिफैक्टर हो गया भला करने वाला, यानी सहायता करने वाला। बहुत अच्छे। बेने प्रीफिक्स है जिसका मतलब ही गुड या वेल होता है। हाँ, और विजुअलाइजेशन। सोचिए, कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस दे रहा है, वो व्यक्ति एक बेनिफैक्टर है। बिल्कुल। तो ये था बेनिफैक्टर, सहायता करने वाला। अगला शब्द नंबर 201, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी सुनने में बेनिफैक्टर जैसा ही है। हाँ, मिलता जुलता है। बेनिफिशियरी का मतलब है लाभार्थी। इंग्लिश डेफिनेशन है अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। इसको समझते हैं। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु गेन्स मतलब जिसे लाभ मिलता है या जो कुछ पाता है, गेन मतलब लाभ पाना, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग किसी चीज के नतीजे में, परिणाम स्वरूप। तो बेनिफिशियरी वो है जिसे किसी चीज से फायदा मिलता है। एकदम सही। जैसे अगर कोई बेनिफैक्टर दान देता है तो जिससे वो मदद मिलती है वो बेनिफिशियरी हुआ। अच्छा, तो बेनिफैक्टर देने वाला, बेनिफिशियरी पाने वाला। बिल्कुल। या जैसे वसीयत में जिससे जायदाद मिलती है, जी। वो भी बेनिफिशियरी होता है। तो ये शब्द बेनिफिशियरी समझना जरूरी है। हाँ, मेमोरी ट्रिक। मेमोरी ट्रिक। बेनिफिशियरी को सोचें, बेनिफिट लेने वाला। इसमें भी बेने प्रीफिक्स है ना? जी हाँ, बेने मतलब अच्छा या लाभ। विजुअलाइजेशन, सोचिए कोई किसान है जो किसी सरकारी योजना का लाभ लेकर मुस्कुरा रहा है, हाँ, वो उस योजना का बेनिफिशियरी है। बढ़िया उदाहरण। तो याद रखें, बेनिफिशियरी लाभ पाने वाला। नंबर 202, बेरेफ्ट। ब्रेफ्ट इसका मतलब है वंचित होना। इंग्लिश डेफिनेशन है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग। यहां देखें, डिप्राइव्ड ऑफ मतलब किसी चीज से वंचित, महरूम,
डिप्राइव्ड का मतलब ही है वंचित। और लैकिंग ऑफ समथिंग या किसी चीज की कमी होना। लैकिंग मतलब कमी होना। तो बेरेफ्ट का मतलब हुआ किसी जरूरी या प्यारी चीज से वंचित हो जाना या उसकी कमी महसूस करना। हाँ बिल्कुल, और ये अक्सर भावनात्मक नुकसान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं बिरेफ्ट ऑफ होप, मतलब आशा से वंचित। बिरेफ्ट एक दुखद स्थिति दिखाता है। ठीक है, मेमोरी ट्रिक। बेरेफ्ट को सोचें बेरफ्त, जैसे जिसके पास से कोई चीज रफू चक्कर हो गई, चली गई, वो बेरेफ्ट हो गया। हाँ, ये अच्छा है, बेरफ्त। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई व्यक्ति है, तूफान में उसका घर चला गया, अब वो अकेला और उदास बैठा है। वो बिल्कुल बेरेफ्ट महसूस कर रहा है। हाँ, ये शब्द बिरेफ्ट किसी चीज के छिन जाने का भाव देता है। तो याद रखें, बिरेफ्ट मतलब वंचित। नंबर 203, बेवरेज। बेवरेज मतलब है पेय पदार्थ। इंग्लिश डेफिनेशन है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। इसका मतलब? एनी सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोई भी शीतल पेय, पीने की चीज, एक्सेप्ट वाटर मतलब पानी को छोड़कर। अच्छा, पानी को छोड़कर। हाँ, तो बेवरेज पानी के अलावा कोई भी पीने लायक तरल पदार्थ है, जैसे जूस, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये सब बेवरेज है। रेस्टोरेंट मेनू में होता है बेवरेजेस सेक्शन। बिल्कुल, ये बेवरेज शब्द आम इस्तेमाल का है। मेमोरी ट्रिक। बेवी को एवरेज पीने की चीज से जोड़ लें, बस याद रखने के लिए। ठीक है। विजुअलाइजेशन। सोचिए आप कैफे में हैं, टेबल पर कई रंग बिरंगे ड्रिंक्स रखे हैं, जूस, शेक, आइस टी, ये सब बेवरेज हैं। पानी का ग्लास अलग रखा है। सही। तो याद रखें, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, पानी छोड़कर। नंबर 204, बेवी। बेवी। BEVY। हाँ, इसका मतलब है झुंड। इंग्लिश डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये तो आसान है। अ ग्रुप ऑफ मतलब का एक समूह, और उदाहरण दिए हैं गर्ल्स, बॉयज, बर्ड्स वगैरह। तो बेवी का मतलब हुआ एक समूह या झुंड। हाँ, हालांकि ये किसी भी समूह के लिए आ सकता है, पर अक्सर लड़कियों या पक्षियों के झुंड के लिए बेवी शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे कहते हैं अ बेवी ऑफ ब्यूटीज या अ बेवी ऑफ क्वेल, बटेरों का झुंड। अच्छा, मेमोरी ट्रिक। बेवी को बीवी से जोड़ सकते हैं, मजाक में कि कई बीवियां झुंड में हैं, बस याद रखने के लिए। हाँ, ठीक है, जैसे याद रहे। विजुअलाइजेशन। सोचिए पार्क में कई लड़कियां एक साथ हंस बोल रही हैं, वो लड़कियों का एक बेवी है। या आसमान में उड़ते छोटे पक्षियों का एक बेवी। सही। याद रखें, बेवी मतलब झुंड। अब कुछ किताबों से जुड़े शब्द आ रहे हैं। नंबर 205, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब है संदर्भ ग्रंथ सूची। इंग्लिश डेफिनेशन है अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क। इसे समझते हैं। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स मतलब किताबों की एक सूची। रिफर्ड टू, जिनका जिक्र किया गया है या जिनसे मदद ली गई है। रिफर्ड माने संदर्भित। इन अ स्कॉलरली वर्क, किसी अकादमिक या विद्वत्तापूर्ण काम में। स्कॉलरली माने विद्वत्तापूर्ण। तो बिब्लियोग्राफी वो लिस्ट हुई जो किसी रिसर्च पेपर या किताब के आखिर में होती है। हाँ बिल्कुल, जिसमें उन सभी किताबों या लेखों के नाम होते हैं जिनका लेखक ने अपने काम में इस्तेमाल किया है। ये बिब्लियोग्राफी अकादमिक लेखन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। समझ गई। मेमोरी ट्रिक। बिब्लियोग्राफी में बिब्लियो मतलब किताब। हाँ, और ग्राफी मतलब लिखना या सूची बनाना। तो बिब्लियोग्राफी हुई किताबों की सूची। विजुअलाइजेशन। सोचिए आप अपनी कॉलेज रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर उन वेबसाइट और किताबों के नाम लिख रहे हैं जिनसे जानकारी ली। आप बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं। बिल्कुल। इसमें रूट वर्ड बिब्लियो है, जिसका मतलब किताब है। याद रखें, बिब्लियोग्राफी माने संदर्भ ग्रंथ सूची। नंबर 206, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया। मेनिया जुड़ा है इसमें। हाँ, इसका मतलब है किताबों के लिए पागलपन। इंग्लिश डेफिनेशन है प्रीऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स। यहाँ प्रीऑक्यूपेशन विद का मतलब है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, उसकी धुन सवार होना। द एक्विजिशन माने प्राप्त करना, हासिल करना। एक्विजिशन माने प्राप्ति। और किताबों को अपने पास रखना, उनका संग्रह करना। पोजेशन मतलब अधिकार या संग्रह। तो बिब्लियोमेनिया किताबों को खरीदने और जमा करने का एक तरह का जुनून है, पागलपन। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं, ये जमा करने का पागलपन है। बिब्लियोमेनिया एक तरह का उन्माद है, ऑब्सेशन है। अच्छा, मेमोरी ट्रिक। बिब्लियोमेनिया बराबर बिब्लियो किताब प्लस मेनिया पागलपन। सीधा है।
किताबों का पागलपन। विजुअलाइजेशन। सोचिए किसी का कमरा है, किताबों से अटा पड़ा है, चलने की जगह नहीं, फिर भी वो और किताबें खरीदे जा रहा है, उसे बिब्लियोमेनिया है। हाँ, मेनिया सफिक्स का मतलब ये पागलपन या जुनून। याद रखें, बिब्लियोमेनिया माने किताबों के लिए पागलपन। और अगर किसी को किताबों से सिर्फ प्यार हो, जुनून नहीं। हाँ, उसके लिए अगला शब्द है नंबर 207, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। फाइल लगा इसमें। हाँ, मतलब है पुस्तक प्रेमी। इंग्लिश डेफिनेशन है अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लव्स, जो प्रेम करता है, और कलेक्ट्स बुक्स, या किताबें जमा करता है। तो बिब्लियोफाइल वो है जिसे किताबें पढ़ना और संग्रह करना पसंद है। जी। बिब्लियोमेनिया और बिब्लियोफाइल में यही फर्क है। बिब्लियोफाइल का प्रेम स्वस्थ है, जबकि बिब्लियोमेनिया एक जुनून, एक हद से ज्यादा शौक है। एक बिब्लियोफाइल किताबों की कद्र करता है। समझ गए। मेमोरी ट्रिक। बिब्लियोफाइल इक्वल्स टू बिब्लियो, किताब, प्लस फाइल, प्रेमी। हाँ, फाइल सफिक्स का मतलब होता है प्रेमी या शौकीन। जैसे एंग्लोफाइल, अंग्रेजी का प्रेमी। अच्छा, तो बिब्लियोफाइल हुआ पुस्तक प्रेमी। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई व्यक्ति लाइब्रेरी में शांति से बैठकर बड़े चाव से एक पुरानी किताब पढ़ रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, वो एक बिब्लियोफाइल है। बिल्कुल। याद रखें, बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। नंबर 20, बाइसेंटेनियल। बाइसेंटेनियल मतलब है 200 साल का। इंग्लिश डेफिनेशन है 200th एनिवर्सरी। 200th एनिवर्सरी मतलब 200वीं वर्ष गांठ या सालगिरह। तो बाइसेंटेनियल किसी घटना या संस्था की 200वीं सालगिरह है। हाँ, किसी घटना, संस्था या शहर की स्थापना के 200 साल पूरे होने पर मनाया जाने वाला उत्सव या अवसर। बाइसेंटेनियल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। ठीक है। मेमोरी ट्रिक। बाइसेंटेनियल इक्वल्स बाय 2 प्लस सेंटेनियल, 100 साल का, सेंचुरी से। हाँ, सेंट मतलब 100, तो बाय प्लस सेंटेनियल इक्वल टू 200 साल का। विजुअलाइजेशन। सोचिए किसी पुराने शहर के गेट पर बड़ा बैनर लगा है, सेलिब्रेटिंग 200 years आवर बाइसेंटेनियल। सही। याद रखें, बाइसेंटेनियल मतलब 200वीं सालगिरह है। नंबर 209, बायएनियल। बायएनियल, ये भी बाय से शुरू है। हाँ, मतलब है द्विवार्षिक। इंग्लिश डेफिनेशन है अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 years। अ थिंग, एक चीज, कोई घटना, आयोजन वगैरह, विच हैपन्स, जो होती है, एवरी 2 years, हर 2 साल में। तो बायएनियल मतलब हर 2 साल में एक बार होने वाला। जी, जैसे कोई खेल प्रतियोगिता या कला प्रदर्शनी जो बायएनियल होती है। अच्छा, मेमोरी ट्रिक। बायएनियल, बाय 2 प्लस एनुअल माने साल, तो बायएनियल हुआ हर 2 साल में एक बार। बिल्कुल। विजुअलाइजेशन। सोचिए एक कैलेंडर है जिसमें हर दूसरे साल एक खास इवेंट मार्क किया है, वो एक बायएनियल इवेंट है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये बायएन्युअल, साल में 2 बार, या बाय मंथली, महीने में 2 बार, या हर 2 महीने में से अलग है। बायएनियल मतलब 2 साल में एक बार। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है, तो याद रखें बायएनियल। बायएनियल। नंबर 21, बिगेट। बिगेट मतलब है कट्टर व्यक्ति। हाँ। इसकी 2 परिभाषाएं दी हैं। पहली, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। इसे देखते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज इनटॉलरेंट, जो असहिष्णु है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनटॉलरेंट माने असहिष्णु। किसके प्रति? टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। उन लोगों के प्रति जिनके विचार अलग हैं। अच्छा। और दूसरी परिभाषा? दूसरी है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज। यानी वन हु हैज नैरो, वो जिसके संकीर्ण विचार हैं, नैरो मतलब संकीर्ण, एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, और पूर्वाग्रह से ग्रस्त धार्मिक विचार हैं। प्रेजुडिस्ड माने? पूर्वाग्रह से ग्रस्त। तो बिगेट वो व्यक्ति हुआ जो अपने विचारों को लेकर, खासकर धर्म या राजनीति पर, बहुत हठी और कट्टर है और दूसरों की नहीं सुनता। हाँ, बिल्कुल, जो दूसरों के अलग नजरिए को सहन नहीं कर पाता। बिगट होना समाज में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। मेमोरी ट्रिक। बिगट को सोचें बिग प्लस हट, जो अपनी बड़ी हट पर अड़ा रहे। ये भी ठीक है। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई बहस चल रही है और एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, किसी और की बात सुनने को तैयारी नहीं, बस अपनी ही बात को सही मान रहा है। वो एक बिगट की तरह बर्ताव कर रहा है। सही।
याद रखें, बिगट माने कट्टर व्यक्ति, संकीर्ण विचारों वाला। नंबर 211 बाइलिंगुअल। बायलिंगुअल, फिर से बाय। हाँ, मतलब है द्विभाषक। इंग्लिश डेफिनेशन है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। वैसे स्रोत में ओनली लिखा है, पर आमतौर पर 2 भाषा बोलने वाले को बाइलिंगुअल कहते हैं। हाँ, ओनली शायद ज्यादा सख्त परिभाषा है, पर मतलब है अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैन स्पीक, जो बोल सकता है, 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं। तो बाइलिंगुअल वो है जो 2 भाषाएं बोल और समझ सकता है। जी, दुनिया में बहुत से लोग बाइलिंगुअल होते हैं, भारत में तो बहुत है। सही। मेमोरी ट्रिक, बाइलिंगुअल इक्वल्स टू बाय 2 प्लस लिंगुअल, भाषा से संबंधित, लिंग्विस्टिक से। हाँ, लिंगुआ माने भाषा, तो बाइलिंगुअल 2 भाषा जानने वाला। विजुअलाइजेशन, सोचिए कोई टूरिस्ट गाइड है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आराम से बात कर रहा है पर्यटकों से, वो बाइलिंगुअल है। बिल्कुल, याद रखें, बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी। नंबर 212 बाय मंथली। बाय मंथली, इसमें भी बाय है। हाँ, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब है द्वैमासिक। इंग्लिश डेफिनेशन है ट्वाइस अ मंथ। ट्वाइस अ मंथ मतलब महीने में 2 बार। तो स्रोत के अनुसार बाय मंथली का मतलब है जो महीने में 2 बार हो। जी, जैसे कोई पत्रिका जो बाय मंथली छपती है, वो महीने में 2 बार आती है। मेमोरी ट्रिक, बाय मंथली इज इक्वल टू बाय 2 प्लस मंथली, मासिक, महीने में 2 बार। हाँ, विजुअलाइजेशन, सोचिए ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लिखा है टीम मीटिंग विल बी हेल्ड बाय मंथली ऑन 1st and 15th ऑफ एवरी मंथ। हाँ, पर यह ध्यान देने वाली बात है कि बाय मंथली का एक और मतलब भी होता है, हर 2 महीने में 1 बार। हाँ, यही कंफ्यूजन है। बिल्कुल, पर यहां जो परिभाषा दी है वो है महीने में 2 बार, तो हमें स्रोत के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इस स्रोत के अनुसार बाय मंथली मतलब महीने में 2 बार। जी, नंबर 213 बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, ये पर्यावरण से जुड़ा शब्द है। हाँ, मतलब है सड़नशील। इंग्लिश डेफिनेशन है capable of being decomposed by biological agents, especially bacteria। विघटित होने में सक्षम हो, गल या सड़ सकता हो। डिकम्पोज माने विघटित होना, सड़ना। किसके द्वारा? बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैविक तत्वों या कारकों द्वारा। बायोलॉजिकल एजेंट्स माने जैविक कारक, स्पेशली बैक्टीरिया, खासकर जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा। तो बायोडिग्रेडेबल वो पदार्थ हैं जो कुदरती तौर पर गल जाते हैं, पर्यावरण में वापस मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़ देते हैं, जैसे कागज, पत्ते, खाने का कचरा, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। और प्लास्टिक? नहीं, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इसीलिए आजकल बायोडिग्रेडेबल उत्पादों पर जोर है। ठीक है। मेमोरी ट्रिक, बायोडिग्रेडेबल इज इक्वल टू बायो, जैविक, प्लस डिग्रेडेबल, गलने योग्य, टूटने योग्य। सही, जैविक रूप से गलने योग्य। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप बगीचे में फलों के छिलके मिट्टी में दबा रहे हैं, ये सोचकर कि ये बायोडिग्रेडेबल हैं और खाद बन जाएंगे। बिल्कुल, याद रखें, बायोडिग्रेडेबल मतलब जैविक रूप से सड़नशील। नंबर 214 बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब है जीवनी। इंग्लिश डेफिनेशन है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी, रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। तो बायोग्राफी किसी की जीवन कहानी है जो कोई और लिखे। हाँ, अगर व्यक्ति खुद लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत से महान लोगों की बायोग्राफी लिखी गई हैं। मेमोरी ट्रिक, बायोग्राफी इक्वल्स बायो, जीवन, प्लस ग्राफी, लिखना। हाँ, जीवन के बारे में लिखना किसी और के द्वारा। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप लाइब्रेरी में स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी किताब उठा रहे हैं जिसे वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है। अच्छा उदाहरण। याद रखें, बायोग्राफी मतलब किसी और द्वारा लिखी गई जीवनी। नंबर 215 बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये भी बायो से? हाँ, मतलब है जीव विज्ञान। इंग्लिश डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ का अध्ययन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीवों का। ऑर्गेनिजम्स माने जीव। तो बायोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन होता है। हाँ, सभी प्रकार के जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सूक्ष्म जीव और उनकी जीवन प्रक्रियाएं। बायोलॉजी बहुत बड़ा विषय है। मेमोरी ट्रिक, बायोलॉजी इज इक्वल्स टू बायो मतलब जीवन प्लस लॉजी मतलब अध्ययन। सीधा है, जीवन का अध्ययन। विजुअलाइजेशन,
सोचिए एक छात्र माइक्रोस्कोप से सेल कोशिका देख रहा है, वो बायोलॉजी पढ़ रहा है। बिल्कुल। याद रखें, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। नंबर 216 बायोप्सी। बायोप्सी ये मेडिकल टर्म है। हाँ, मतलब है जीवित ऊतकों की जांच। इंग्लिश डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। इसे ध्यान से समझते हैं। द रिमूवल ऑफ टिश्यू, ऊतक, टिश्यू माने ऊतक, शरीर के कोशिकाओं का समूह को निकालना। रिमूवल माने निकालना। कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल, किसी बीमार व्यक्ति के शरीर से। एंड इट्स एग्जामिनेशन, और उसकी जांच करना। एग्जामिनेशन माने जांच। क्यों? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। बीमारी के बारे में ज्यादा पता लगाने के लिए। तो बायोप्सी एक मेडिकल जांच है जिसमें शरीर से ऊतक का छोटा सा हिस्सा लेकर टेस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि बीमारी का सही पता चल सके, खासकर कैंसर जैसी स्थितियों में। बायोप्सी डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। मेमोरी ट्रिक। बायोप्सी इज बायो जीवित प्लस ऑप्सी, जांच देखना, जैसे ऑटोप्सी। हाँ, जीवित ऊतक की जांच। विजुअलाइजेशन। सोचिए डॉक्टर एक छोटी सुई से मरीज के शरीर से सैंपल ले रहे हैं और उसे जांच के लिए भेज रहे हैं। ये बायोप्सी है। बिल्कुल, याद रखें, बायोप्सी मतलब जीवित ऊतक की जांच। नंबर 217 बिजार बिजार। मतलब है विचित्र। इंग्लिश डेफिनेशन है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। वेरी स्ट्रेंज मैंने बहुत अजीब, और अनयूजुअल मतलब या असामान्य, जो रोजमर्रा में न दिखे। तो बिजार मतलब कुछ बहुत ही अजीबो गरीब, अटपटा सा। हाँ, अनोखा। कोई घटना, कोई व्यवहार, कोई चीज बिजार हो सकती है। मेमोरी ट्रिक। बिजार को बाजार से जोड़ें। सोचिए बाजार में कोई बहुत ही बिजार अजीब चीज दिख गई। ठीक है। विजुअलाइजेशन। सोचिए आप टीवी पर कोई फैशन शो देख रहे हैं जिसमें मॉडल्स ने बहुत ही बिजार कपड़े पहने हैं और अजीब हेयर स्टाइल बना रखे हैं। हाँ, वो काफी बिजार हो सकता है। याद रखें, बिजार माने विचित्र, अजीबोगरीब। नंबर 218 ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, ये थोड़ा संवेदनशील शब्द है। हाँ, मतलब है ईश्वर की निंदा। इसकी भी दो परिभाषाएं हैं। पहली, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली। अटर्ड माने कहे गए, इम्पायसली माने अभद्रता से, अधार्मिक रूप से। तो ऐसे शब्द जो ईश्वर के बारे में अभद्रता से कहे गए हों। और दूसरी, The act of speaking irreverently about sacred things. इसका मतलब The act of speaking irreverently. अनादर पूर्वक बोलने का कार्य। Irreverently माने अनादर से। About sacred things. पवित्र चीजों या मान्यताओं के बारे में। Sacred माने पवित्र। तो ब्लास्फेमी का मतलब हुआ ईश्वर, धर्म या किसी भी पवित्र मानी जाने वाली चीज का अपमान करना या उनके बारे में अनादर से बोलना। जी हाँ, बोलना या लिखना। कई समाजों में ब्लास्फेमी को एक गंभीर अपराध भी माना जाता है। समझ गए। मेमोरी ट्रिक। ब्लास्फेमी को सोचे, ब्लास्ट प्लस फेम। किसी पवित्र चीज की प्रसिद्धि को ब्लास्ट करना, उड़ाना, यानी निंदा करना। ये अच्छा है। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वहां की मान्यताओं का मजाक उड़ा रहा है या अपशब्द कह रहा है। ये ब्लास्फेमी का कार्य है। हाँ, याद रखें, ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर या पवित्र चीजों की निंदा। नंबर 219 ब्लीट। ब्लीट मतलब है मिमियाना। जी। भेड़, बकरी या बछड़े की आवाज। जी। इंग्लिश डेफिनेशन है द साउंड मेड बाय शीप। द साउंड मेड बाय शीप माने भेड़ों द्वारा निकाली जाने वाली आवाज। तो ब्लीट भेड़ की आवाज है। हाँ, बकरी, गोट और बछड़े, काफ की आवाज को भी ब्लीट कहते हैं। और ये क्रिया वर्ब भी है। टू ब्लीट मतलब मिमियाना। मेमोरी ट्रिक। ब्लीट सुनने में मीट जैसा है। सोचो भेड़ मिलने पर ब्लीट करती है। ठीक है। विजुअलाइजेशन। सोचिए आप किसी खेत के पास से जा रहे हैं और आपको भेड़ों और बकरियों के जोर जोर से ब्लीट करने, मिमियाने की आवाज आ रही है। बिल्कुल, याद रखें, ब्लीट मतलब भेड़ बकरी की आवाज, मिमियाना। नंबर 22 बोअर। बोअर, BOER। हाँ, मतलब है दक्षिण अफ्रीकी डच या डच वंशीय। इंग्लिश डेफिनेशन है अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। अ पर्सन, एक व्यक्ति,
ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, दक्षिण अफ्रीकी डच वंश का। डिसेंट माने वंश। तो बोअर कौन हुए? बोअर दक्षिण अफ्रीका के उन श्वेत लोगों को कहा जाता है जिनके पूर्वज 17वीं सदी में वहां बसे डच नीदरलैंड्स के उपनिवेशक थे। अच्छा, ये ऐतिहासिक शब्द है। हाँ, बोर शब्द का ऐतिहासिक महत्व है, खासकर दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। मेमोरी ट्रिक। बोअर एक खास नाम है, इसे सीधे याद रखना होगा, इसे बोर न समझें। सही का। विजुअलाइजेशन। सोचिए आप दक्षिण अफ्रीका के इतिहास पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं जिसमें बोअर समुदाय और उनके इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। हाँ। याद रखें, बोअर माने दक्षिण अफ्रीकी डच वंशीय। नंबर 221 बोहेमियन। बोहेमियन मतलब है रूढ़ी मुक्त। इसकी भी दो परिभाषाएं हैं। पहली, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन हु डज नॉट फॉलो, वो व्यक्ति जो पालन नहीं करता द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के सामान्य या प्रचलित नियमों का। यूजुअल मतलब सामान्य। और दूसरी, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी जीने का एक अपरंपरागत या गैर पारंपरिक तरीका। अनकन्वेंशनल मतलब अपरंपरागत। तो बोहेमियन उस व्यक्ति या जीवन शैली को कहते हैं जो समाज के बंधे बंधाए नियमों को नहीं मानती, थोड़ी आजाद किस्म की। हाँ बिल्कुल, थोड़ी कलात्मक, स्वतंत्र, बेपरवाह। अक्सर कलाकार, लेखक, संगीतकार बोहेमियन जीवन जीते हैं या माने जाते हैं। मेमोरी ट्रिक। बोहेमियन में सोचें बहा मन, जिसका मन बहा हुआ है, नियमों में बंधा नहीं। अच्छा। विजुअलाइजेशन। सोचिए पेरिस के किसी कैफे में कुछ कलाकार बैठे हैं, अलग तरह के कपड़े पहने, कला और दर्शन पर बहस कर रहे हैं। दुनिया की परवाह नहीं करते, उनकी जीवन शैली बोहेमियन है। बिल्कुल, याद रखें बोहेमियन मतलब रूढ़ी मुक्त, अपरंपरागत। नंबर 22 बम्बार्ड। बम्बार्ड मतलब है बौछार करना। इंग्लिश डेफिनेशन है सब्जेक्ट समवन टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म्स और इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट सम्मान मतलब किसी को अधीन करना या किसी चीज को झेलने पर मजबूर करना। हाँ। टू अ कंटिन्यूअस फ्लो, एक निरंतर प्रवाह के। हाँ। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर। किस चीज का प्रवाह? ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म्स और इंफॉर्मेशन। सवालों, आलोचनाओं, क्रिटिसिज्म्स मतलब आलोचना। हाँ। या सूचनाओं के। तो बम्बार्ड करने का मतलब है किसी पर सवालों या आलोचनाओं की बौछार कर देना, उसे घेर लेना। हाँ बिल्कुल, जैसे युद्ध में बमबारी होती है वैसे ही शब्दों से बमबार्ड किया जाता है। लगातार सवाल पूछना, लगातार आलोचना करना। समझ गए। मेमोरी ट्रिक। बम्बार्ड में बॉम्ब शब्द है, जैसे बमों की बौछार। हाँ, सीधा कनेक्शन है। विजुअलाइजेशन। सोचिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्टर किसी नेता पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं, उसे जवाब देने का मौका भी नहीं मिल रहा, वे नेता को सवालों से बम्बार्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। याद रखें, बम्बार्ड मतलब शब्दों, सवालों, आलोचनाओं की बौछार करना। नंबर 223 बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक, ये भी बॉम्ब जैसा लग रहा है। हाँ, मतलब है बड़े बड़े शब्दों वाला। इंग्लिश डेफिनेशन है यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो सुनने में बहुत प्रभावशाली या भारी भरकम लगे। हाई साउंडिंग माने प्रभावशाली लगने वाले, लेकिन बट विथ लिटिल मीनिंग, लेकिन जिनमें अर्थ या मतलब बहुत कम हो या ना हो। तो बॉम्बास्टिक भाषा वो हुई जिसमें मुश्किल और बड़े शब्दों का इस्तेमाल हो, रोब डालने के लिए, पर बात में दम न हो। एकदम सही। जानबूझकर भारी शब्द इस्तेमाल करना ताकि सुनने वाला प्रभावित हो, पर असल में बात खोखली हो। ये बॉम्बास्टिक शैली अक्सर नेताओं या दिखावा करने वालों में दिखती है। मेमोरी ट्रिक। बॉम्बास्टिक को बॉम्ब जैसा भाषण सोचें, आवाज ज्यादा, असर कम। बढ़िया। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई प्रोफेसर क्लास में बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करके लेक्चर दे रहा है, छात्र प्रभावित दिख रहे हैं पर समझ कुछ नहीं पा रहे। ये बॉम्बास्टिक लेक्चर है। बिल्कुल, याद रखें, बॉम्बास्टिक मतलब आडंबरपूर्ण, बड़े बड़े लेकिन खोखले शब्दों वाला। नंबर 224 बॉनफायर। बॉनफायर मतलब है अलाव। इंग्लिश डेफिनेशन है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ह्यूज फायर, बहुत बढ़िया। फॉर सेलिब्रेशन, उत्सव या जश्न मनाने के लिए। तो बॉनफायर जश्न के लिए जलाई जाने वाली बड़ी आग है। हाँ, विशेष अवसरों, त्योहारों या समारोहों पर मनोरंजन या जश्न के लिए बाहर खुले में जलाई जाने वाली बड़ी आग। लोग अक्सर बॉनफायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, नाचते गाते हैं। मेमोरी ट्रिक। बॉनफायर में बॉन फ्रेंच में अच्छा होता है, हाँ। प्लस फायर
आग। आग। तो अच्छी आग यानी उत्सव की आग। ये अच्छा है। बॉन मतलब अच्छा। विजुअलाइजेशन। सोचिए सर्दियों की रात है, लोग लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं और एक बड़े बॉनफायर के चारों ओर नाच गा रहे हैं। बिल्कुल। याद रखें, बॉनफायर मतलब उत्सव का अलाव। नंबर 225 बॉन्जाई। बॉन्जाई जापानी शब्द लगता है। हाँ, मतलब है उथले बर्तन में उगी झाड़ी। इंग्लिश डेफिनेशन है ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पॉट्स। ड्वार्फ वैराइटीज बॉनी किस्में। ड्वार्फ मतलब बौना। ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स पेड़ों और झाड़ियों की। ग्रोन इन पॉट्स जो गमलों या उथले बर्तनों में उगाई जाती हैं। तो बॉन्जाई पेड़ों को छोटा रखने की कला है। हाँ, ये पेड़ों को खास तकनीकों से काटकर और आकार देकर छोटा बनाए रखने और उन्हें गमलों में उगाने की एक जापानी कला है। बॉन्साई पेड़ असली पेड़ जैसे दिखते हैं, बस आकार में छोटे होते हैं। मेमोरी ट्रिक। बॉन्साई को सोचें बौना सा पेड़। सही है, बौना सा। विजुअलाइजेशन। सोचिए एक छोटे से सिरेमिक ट्रे में एक बहुत पुराना दिखने वाला छोटा सा बरगद का पेड़ उगा है। ये एक बॉन्साई है। बिल्कुल। याद रखें, बॉन्साई मतलब गमले में उगाया गया बौना पेड़ या उस कला का नाम। नंबर 226 बोनस। बोनस, ये तो सब जानते हैं। हाँ, आम शब्द है। मतलब है अधिलाभ, पारितोषिक। इंग्लिश डेफिनेशन है अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। अ सम ऑफ मनी पैसों की एक राशि एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस जो किसी की तनख्वाह या मजदूरी, वेजेस मतलब तनख्वाह मजदूरी, में जोड़ी जाती है एज अ रिवॉर्ड। एक इनाम के तौर पर। रिवॉर्ड मने इनाम। किसके लिए इनाम? फॉर गुड परफॉर्मेंस। अच्छे प्रदर्शन या काम के लिए। अच्छे काम के लिए। हाँ, या कंपनी के मुनाफे के हिस्से के रूप में भी मिलता है। दिवाली बोनस भारत में आम है। मेमोरी ट्रिक। बोनस शब्द तो आम है, मतलब एक्स्ट्रा फायदा। हाँ, इसे अलग से ट्रिक की जरूरत नहीं है शायद। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप देखकर खुश हो रहा है क्योंकि उसमें इस महीने बोनस जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। याद रखें, बोनस मतलब तनख्वाह के ऊपर मिलने वाला अतिरिक्त लाभ या इनाम। नंबर 227 बुकवर्म। बुकवर्म किताबी कीड़ा। हाँ, मतलब है किताबी कीड़ा, पुस्तक प्रेमी। इंग्लिश डेफिनेशन है एन एविड बुक रीडर, वन हु रीड्स अ लॉट। एन एविड बुक रीडर। एविड मतलब उत्साही, शौकीन। तो ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो और जो बहुत पढ़ता हो। और दूसरी परिभाषा वन हु रीड्स अ लॉट, वो जो बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो बुकवर्म उस व्यक्ति को कहते हैं जो हर समय पढ़ता रहता है। हाँ, ये एक इनफॉर्मल अनौपचारिक शब्द है। बुकवर्म शब्द कभी-कभी मजाक में भी इस्तेमाल होता है। मेमोरी ट्रिक। बुकवर्म इक्वल्स टू बुक किताब प्लस वर्म कीड़ा। सीधा है, किताबी कीड़ा। विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई बच्चा चश्मा लगाए कमरे के कोने में बैठा तल्लीन होकर किताब पढ़ रहा है। उसे आसपास की कोई खबर नहीं, वो एक पक्का बुकवर्म है। बिल्कुल। याद रखें, बुकवर्म मतलब किताबी कीड़ा। नंबर 228 बूमरैंग। बूमरैंग मतलब है एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण जो फेंकने वाले के पास लौट आता है। इंग्लिश डेफिनेशन है अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक, यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज। अ हंटिंग वेपन शिकार करने का एक हथियार। वेपन माने हथियार। विच कम्स बैक जो वापस आ जाता है। यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज जिसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों, एबोरिजिनीज मतलब मूल निवासी, द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो बूमरैंग्स एक हथियार है जो फेंकने पर वापस आ जाता है। हाँ, एक विशेष आकार का, आमतौर पर लकड़ी का बना हथियार सही तरीके से फेंकने पर हवा में घूमकर वापस फेंकने वाले के पास आ जाता है। बुमरांग बड़ी रोचक चीज है। मेमोरी ट्रिक। बूमरैंग की आवाज में ही बूम यानी घूमना और रैंग यानी वापस आना जैसा भाव है। ये अच्छा पकड़ा। विजुअलाइजेशन। सोचिए ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में एक मूल निवासी एक मुड़ी हुई लकड़ी हवा में फेंकता है, वो घूमती भी जाती है और फिर वापस उसी के हाथ में आ जाती है। यही बूमरैंग है। हाँ, और आजकल इस बुमरांग शब्द का प्रयोग मुहावरे की तरह भी होता है ना? हाँ, जब कोई काम या बात उल्टी पड़ जाए। इट बूमरैंग्ड ऑन हिम। बिल्कुल, याद रखें बूमरैंग। नंबर 229 बोरो। बोरो उधार लेना। हाँ, मतलब है उधार लेना। इंग्लिश डेफिनेशन है to take something on loan with the intention of returning it. टू टेक समथिंग ऑन लोन मतलब कोई चीज कर्ज या उधार पर लेना
लोन मतलब कर्ज उधार, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, उसे वापस करने के इरादे से। इंटेंशन मतलब इरादा, रिटर्निंग मतलब वापस करना। तो बोरो करने का मतलब है कोई चीज वापस करने के वादे के साथ लेना। हाँ, किसी दूसरे से कोई चीज, पैसा, किताब, पेन कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने को लेना, लौटाने के इरादे से। बोरो एक आम क्रिया है। मेमोरी ट्रिक, बोरो को सोचें, बोरो बार बार मांगना पड़ता उधार। ठीक है। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, क्या मैं तुम्हारा पेन 1 मिनट के लिए उधार ले सकता हूँ? हाँ, बोरो का उल्टा होता है लेंड, उधार देना। याद रखें, बोरो मतलब उधार लेना। नंबर 230 बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब है वनस्पति विज्ञानी। इंग्लिश डेफिनेशन है वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। वन हु इज वेल वर्स्ड मतलब किसी विषय में बहुत निपुण या जानकार। इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के ज्ञान में। तो बॉटनिस्ट वो वैज्ञानिक है जो पेड़ पौधों का विशेषज्ञ हो। हाँ, जो पौधों की संरचना, विकास, वर्गीकरण वगैरह का अध्ययन करता है। बॉटनिस्ट पौधों की दुनिया को समझता है। मेमोरी ट्रिक, बॉटनी शब्द बॉटनी से बना है। हाँ, बिल्कुल। विजुअलाइजेशन, सोचिए कोई वैज्ञानिक लैब कोट पहने जंगल में घूम रहा है और अलग अलग पौधों के नमूने इकट्ठे करके उनकी जांच कर रहा है। वो एक बॉटनिस्ट है। सही, याद रखें, बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति विज्ञानी। और अगला शब्द है बॉटनी ही। नंबर 231 बॉटनी, हाँ, जिसकी अभी बात की, बॉटनी मतलब है वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश डेफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, ऑफ प्लांट्स, पौधों का, एंड देयर स्ट्रक्चर, और उनकी संरचना या बनावट का। तो बॉटनी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पौधों का अध्ययन होता है। जी हाँ, बॉटनी एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। मेमोरी ट्रिक, बॉटनी को बॉटनिस्ट से याद रखें। हाँ, विजुअलाइजेशन, सोचिए आप कॉलेज में बॉटनी की क्लास में पौधों की पत्तियों के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, याद रखें, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। नंबर 232 बॉटलनेक, बॉटलनेक मतलब है रास्ते का संकीर्ण भाग। इंग्लिश डेफिनेशन है अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड where the traffic often gets slower and stops. अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड, सड़क का एक संकरा, नैरो माने संकरा, या व्यस्त हिस्सा, where the traffic often gets slower and stops, जहां यातायात ट्रैफिक अक्सर धीमा पड़ जाता है और रुक जाता है। जैसे बोतल की गर्दन पतली होती है। हाँ, बिल्कुल, जैसे बोतल की गर्दन, ये नेक पतली होती है और तरल धीरे निकलता है, वैसे ही सड़क का वो तंग हिस्सा जहां ट्रैफिक फंसता है, बॉटलनेक कहलाता है। अच्छा। और हाँ, बॉटलनेक शब्द का प्रयोग किसी प्रक्रिया या सिस्टम में आने वाली रुकावट के लिए भी होता है जो प्रवाह को धीमा कर दे। मेमोरी ट्रिक, बॉटलनेक इज इक्वल टू बॉटल प्लस नेक। बॉटल की गर्दन संकरी होती है। एकदम सही। विजुअलाइजेशन, सोचिए एक चौड़ी हाईवे आगे जाके एक पतले से पुल में बदल जाती है और उस पुल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। वो पुल ट्रैफिक के लिए एक बॉटलनेक है। बिल्कुल, याद रखें, बॉटलनेक मतलब संकरा रास्ता या रुकावट। नंबर 233 बुलेवार्ड, बुलेवार्ड मतलब है मुख्य मार्ग। इंग्लिश डेफिनेशन है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। अ ब्रॉड रोड, एक चौड़ी सड़क, ब्रॉड मतलब चौड़ी, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, जिसके किनारों पर पेड़ लगे हों। बॉर्डर्ड मतलब किनारे होना, ट्रीज माने पेड़। तो बुलेवार्ड एक चौड़ी सड़क है जिसके किनारों पर पेड़ होते हैं। हाँ, आमतौर पर एक चौड़ी, अक्सर महत्वपूर्ण सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ों की कतारें लगी होती हैं जो उसे सुंदर बनाती हैं। कई शहरों में प्रसिद्ध बुलेवार्ड होते हैं। मेमोरी ट्रिक, बुलेवार्ड सुनने में थोड़ा बड़ा और शाही लगता है। बुलेवार्ड, बड़ा वार्ड, इलाका। हाँ, ठीक है। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप किसी यूरोपीय शहर की एक बहुत चौड़ी सड़क पर टहल रहे हैं जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ लगे हैं और बीच में शहद चलने की जगह भी है। ये एक बुलेवार्ड है। सही, याद रखें, बुलेवार्ड मतलब पेड़ों वाला चौड़ा मुख्य मार्ग। नंबर 234 बुकेट, बुकेट, फूलों का। हाँ, मतलब है गुलदस्ता। इंग्लिश डेफिनेशन है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक व्यवस्था या सजावट। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, फ्लावर्स मतलब फूल, दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, जो आमतौर पर एक उपहार या तोहफे के रूप में दिया जाता है।
प्रेजेंट बड़ी उपहार। तो बुकेट सजाए गए फूलों का गुच्छा है जो तोहफे में देते हैं। हाँ, खूबसूरती से सजाए गए फूलों का गुच्छा। बुकेट देना एक आम रिवाज है खुशी के मौकों पर। मेमोरी ट्रिक, बुकेट की स्पेलिंग ध्यान रखनी होगी, टी साइलेंट है। कि किसी के जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर रंग बिरंगे फूलों का एक सुंदर सा बुके दे रहा है। बिल्कुल, याद रखें बुके मतलब गुलदस्ता। नंबर 235 बोर्जवा। बुर्जुआ फ्रेंच शब्द। हाँ, मतलब है मध्यम वर्गीय। इंग्लिश डेफिनेशन है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास मतलब मध्य वर्ग से संबंधित होना। तो बुर्जुआ मध्य वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, समाज के मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के लोगों, उनके मूल्यों, उनकी जीवन शैली या उनकी सोच का वर्णन करने के लिए कभी-कभी बुर्जुआ शब्द थोड़ी आलोचना के साथ भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, किस तरह की आलोचना? खासकर उन लोगों के लिए जो भौतिकवादी और परंपरावादी माने जाते हैं, उनकी सोच को बुर्जुआ कह दिया जाता है। मेमोरी ट्रिक, बुर्जुआ को बर्गर खाने वाले से जोड़ लें। मध्यम वर्ग अक्सर खाता है, बस याद रखने के लिए। हाँ, ठीक है। विजुअलाइजेशन, सोचिए 19वीं सदी के किसी यूरोपीय उपन्यास का दृश्य जिसमें व्यापारी वर्ग के आरामदायक जीवन और उनकी थोड़ी संकीर्ण सोच का जिक्र हो रहा हो, वहां बुर्जुआ समाज का चित्रण हो सकता है। हाँ। याद रखें, बुर्जुआ मतलब मध्यम वर्गीय। नंबर 236 बुटीक। बुटीक, ये भी फ्रेंच जैसा है। हाँ, मतलब है वस्त्रालय। इंग्लिश डेफिनेशन है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स। अ स्मॉल शॉप, एक छोटी दुकान, दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, जो फैशनेबल या नवीनतम फैशन के कपड़े बेचती है। फैशनेबल माने फैशनेबल। तो बुटीक फैशनेबल कपड़ों की छोटी दुकान है। हाँ, एक छोटी विशेष दुकान जहां आमतौर पे खास डिजाइनर, महंगे और फैशनेबल कपड़े, गहने या एक्सेसरीज मिलते हैं। ये बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से अलग होती है। मेमोरी ट्रिक, बुटीक भी फ्रेंच जैसा लगता है जैसे बुके। सोचिए फैशनेबल चीजों की छोटी दुकान। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप बाजार में घूम रहे हैं और एक छोटी सी बहुत सुंदर सजी हुई दुकान देखते हैं जहां बहुत स्टाइलिश और अनोखे कपड़े टंगे हैं। वो एक बुटीक है। बिल्कुल, याद रखें, बुटीक मतलब फैशनेबल कपड़ों, सामान की छोटी विशेष दुकान। नंबर 237 बोवाइन, बोवाइन, मतलब है गाय से संबंधित। इंग्लिश डेफिनेशन है अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज और कैटल। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू मतलब से प्रभावित होना या संबंधित होना। रिलेटिंग टू माने से संबंधित। काउज और कैटल गायों या मवेशियों से। कैटल माने मवेशी, गाय, बैल आदि। तो बवाइन मतलब गाय या बैल जाति के जानवरों से संबंधित। हाँ, जैसे बवाइन बीमारियां, और कभी-कभी किसी व्यक्ति के शांत या सुस्त व्यवहार के लिए भी मजाक में बोवाइन कह देते हैं। अच्छा, मेमोरी ट्रिक, बोवाइन में बो साउंड गाय की आवाज मम्बो से मिलता जुलता है। हाँ, ये हो सकता है। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप किसी पशु चिकित्सक को डेयरी फार्म पर गायों की जांच करते हुए देख रहे हैं और वह बोवाइन स्वास्थ्य पर बात कर रहा है। बिल्कुल, याद रखें, बोवाइन मतलब गाय या मवेशी से संबंधित। नंबर 238 बावर, बावर, मतलब है पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। इंग्लिश डेफिनेशन है अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। अ शेडी प्लेस मतलब एक छायादार जगह, शेडी मतलब छायादार, अंडर ट्रीज पेड़ों के नीचे। तो बावर पेड़ों से घिरा छायादार स्थान है, कुंज जैसा। हाँ, बिल्कुल, पेड़ों या लताओं आदि से घिरा हुआ एक शांत, कुदरती और छायादार स्थान, इसे कुंज कह सकते हैं। अक्सर बगीचों में बैठने के लिए ऐसा बावर बनाया जाता है। मेमोरी ट्रिक, बावर सुनने में पावर जैसा लगता है, पेड़ों की छाया की पावर। ठीक है। विजुअलाइजेशन, सोचिए गर्मी की दोपहर है, आप बगीचे में घूम रहे हैं और आपको लताओं से ढका एक सुंदर, ठंडा और छायादार कोना बावर दिखता है जहां आप आराम से बैठ सकते हैं। सही, याद रखें, बावर मतलब कुंज या पेड़ों के नीचे छायादार जगह। नंबर 239 ब्रीच, ब्रीच, उल्लंघन। हाँ, मतलब है नियम तोड़ना। इंग्लिश डेफिनेशन है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, तोड़ने का कार्य या उल्लंघन, और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ या किसी कानून, नियम या कर्तव्य का पालन करने में असफल होना। ऑब्जर्व मतलब पालन करना, फेल मतलब असफल होना। तो ब्रीच मतलब किसी कानून, समझौते, वादे या नियम को तोड़ना। हाँ, या सुरक्षा का उल्लंघन, जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास तोड़ना, सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा में सेंध।
ब्रीच एक गंभीर मामला हो सकता है। मेमोरी ट्रिक, ब्रीच सुनने में ब्रेक, तोड़ना जैसा है। हाँ, काफी मिलता है। विजुअलाइजेशन, सोचिए दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ था, पर एक कंपनी ने उसकी शर्तें पूरी नहीं की। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझौते का उल्लंघन है। बिल्कुल। याद रखें, ब्रीच मतलब उल्लंघन या तोड़ना, नियम, कानून, समझौता आदि। नंबर 240, ब्रूअरी। ब्रूअरी। बियर से जुड़ा है। हाँ, मतलब है शराब की भट्टी। इंग्लिश डेफिनेशन है अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड। अ फैक्ट्री एक कारखाना या प्लांट, वेयर बियर इज मेड जहां बियर बनाई जाती है। तो ब्रूअरी वो जगह है जहां बियर बनती है। हाँ, वो कारखाना या कंपनी जहां बियर बनाने का काम होता है। ब्रूअरी में बड़े बड़े टैंक और मशीनें होती हैं। मेमोरी ट्रिक, ब्रूअरी में ब्रू शब्द है जिसका मतलब ही होता है बियर या चाय कॉफी बनाना। हाँ, ब्रू मतलब बनाना, पेय। विजुअलाइजेशन, सोचिए एक बड़ी औद्योगिक इमारत है, बाहर बोर्ड लगा है XYZ ब्रूअरी और अंदर बियर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, याद रखें, ब्रूअरी मतलब बियर बनाने का कारखाना। नंबर 241, ब्राइडल। ब्राइडल, घोड़े से संबंधित। हाँ, मतलब है लगाम। इंग्लिश डेफिनेशन है लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट। लेदर स्ट्रैप्स, चमड़े की पट्टियां, स्ट्रैप्स मतलब पट्टी, पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड, जो घोड़े के सिर के चारों ओर लगाई जाती हैं, टू कंट्रोल इट, उसे नियंत्रित करने के लिए। तो ब्राइडल घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसके सिर पर पहनाते हैं। हाँ, उसके सिर और मुंह पर पहनाया जाने वाला साज होता है जिसमें लगाम, रेन्स भी शामिल होती हैं। ब्राइडल से घुड़सवार घोड़े को दिशा देता है या रोकता है। मेमोरी ट्रिक, ब्राइडल को राइड प्लस डल से जोड़ें। राइड को डल करने के लिए ब्राइडल खींचते हैं। ये बढ़िया है। विजुअलाइजेशन, सोचिए एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा है और घोड़े को रोकने के लिए कसकर ब्राइडल की लगाम खींच रहा है। हाँ, और ब्राइडल का प्रयोग लाक्षणिक रूप से गुस्सा या भावनाओं पर काबू पाने के लिए भी होता है। टू ब्राइडल वन्स एंगर। अच्छा, याद रखें, ब्राइडल मतलब लगाम। जी। नंबर 242, ब्रिगेंड। ब्रिगेंड, डाकू। हाँ, मतलब है डाकू। इंग्लिश डेफिनेशन है मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। मेंबर मतलब सदस्य, ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, लुटेरों या डाकुओं के एक गिरोह का। बैंड मतलब गिरोह, रॉबर्स मतलब लुटेरे। तो ब्रिगेंड डाकुओं के गिरोह का सदस्य होता है। हाँ, जो लूटपाट करता है, खासकर ग्रामीण या पहाड़ी इलाकों में। ब्रिगेंड शब्द थोड़ा पुराना और साहित्यिक लगता है। मेमोरी ट्रिक, ब्रिगेंड में बैंड शब्द छुपा है। सोचें, डाकुओं का बैंड। हाँ, ये आसान है। विजुअलाइजेशन, सोचिए किसी पुरानी फिल्म का सीन है, पहाड़ों में छिपे डाकुओं का एक गिरोह, ब्रिगेंड्स, घोड़े पर सवार होकर आता है और यात्रियों को लूट लेता है। बिल्कुल शोले जैसा। याद रखें, ब्रिगेंड मतलब डाकू गिरोह का सदस्य। नंबर 243, ब्रिटल। ब्रिटल, आसानी से टूटने वाला। हाँ, मतलब है भंगुर, आसानी से टूटने योग्य। दो परिभाषाएं हैं। पहली, हार्ड बट इजीली ब्रोकन। मतलब कठोर या सख्त लेकिन आसानी से टूट जाने वाला। और दूसरी, लाइबल टू ब्रेक इजीली, मतलब जिसके आसानी से टूटने की संभावना हो। लाइबल माने प्रवृत्त या संभावित। तो ब्रिटल चीजें वो हैं जो कठोर दिखती हैं पर जरा से झटके से टूट जाती हैं। जैसे कांच। हाँ, कांच, सूखी टहनी, बिस्किट, ये सब ब्रिटल हैं। धातुएं ब्रिटल नहीं होती, वो लचीली, डक्टाइल, मैलेबल होती हैं। मेमोरी ट्रिक, ब्रिटल को बिखरने वाला से जोड़ें। सही है। विजुअलाइजेशन, सोचिए आपके हाथ से कांच का ग्लास गिरा और फर्श पर गिरते ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि कांच ब्रिटल होता है। बिल्कुल, याद रखें, ब्रिटल मतलब भंगुर, आसानी से टूटने वाला। नंबर 244, ब्रूड। ब्रूड, मतलब है मादा पक्षी के एक ही बार में दिए सब बच्चे। इंग्लिश डेफिनेशन है द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। पहली परिभाषा, द यंग ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर के बच्चे, केयर्ड फॉर एट वन टाइम, जिनकी एक ही समय में देखभाल की जाती है। और दूसरी, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, छोटे पक्षियों का एक परिवार। तो ब्रूड मतलब एक बार में जन्मे या से गए पक्षियों या जानवरों के बच्चे। हाँ, जिन्हें उनकी माँ एक साथ पालती है, जैसे मुर्गी और उसके चूजों का समूह एक ब्रूड है। मेमोरी ट्रिक, ब्रूड सुनने में बर्ड जैसा है, पक्षियों के बच्चे। हाँ। विजुअलाइजेशन, सोचिए एक घोंसले में चिड़िया अपने नन्हे चूजों, उसका ब्रूड
आपको दाना खिला रही है। बिल्कुल। और हाँ, ब्रूड क्रिया भी है, वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है किसी दुखद बात पर देर तक सोचते रहना या चिंता करना। टू ब्रूड ओवर समथिंग। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। पर यहाँ संज्ञा रूप में अर्थ है बच्चों का समूह। जी, याद रखें, ब्रूड मतलब एक साथ पले बच्चे, खासकर पक्षी। नंबर 245 ब्रंच। ब्रंच मेरा पसंदीदा। मतलब है ना, नाश्ते और खाने को साथ खाना। इंग्लिश डेफिनेशन है a meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and an early lunch. अ मील एक भोजन दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग, जो आमतौर पर सुबह देर से किया जाता है। दैट कंबाइंस जो मिलाता है अ लेट ब्रेकफास्ट देर से किए गए नाश्ते को, एंड एन अर्ली लंच और जल्दी किए गए दोपहर के भोजन को। तो ब्रंच नाश्ते और लंच के बीच का खाना है। हाँ, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का। इसमें अक्सर दोनों तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। ब्रंच अक्सर इतवार या छुट्टियों के दिन लोकप्रिय होता है। मेमोरी ट्रिक, ब्रंच शब्द खुद ही ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर बना है। ब्र प्लस UNCH इज इक्वल टू ब्रंच। हाँ, ये तो शब्द में ही छुपा है। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप इतवार को सुबह 11:30 बजे दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं और पैनकेक, अंडे, सैंडविच, जूस सब कुछ खा पी रहे हैं। आप ब्रंच का आनंद ले रहे हैं। वाह, याद रखें, ब्रंच इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट प्लस लंच। नंबर 246 ब्रूनेट। ब्रूनेट मतलब है गहरे भूरे बाल वाली स्त्री। इंग्लिश डेफिनेशन है अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। अ वुमन एक महिला या लड़की विद डार्क ब्राउन हेयर, जिसके बाल गहरे भूरे रंग के हों। तो ब्रूनेट गहरे भूरे बालों वाली महिला को कहते हैं। हाँ, ये शब्द आमतौर पर महिलाओं के लिए ही प्रयोग होता है। पुरुषों के लिए डार्क हेयर्ड कह सकते हैं। ब्रूनेट एक सामान्य विवरण है। मेमोरी ट्रिक, ब्रूनेट में ब्राउन भूरा शब्द की ध्वनि है। हाँ, बिल्कुल। विजुअलाइजेशन, सोचिए किसी फिल्म की हीरोइन है जिसके लंबे चमकदार गहरे भूरे बाल हैं, वो एक ब्रूनेट है। हाँ, ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाली का विपरीत। याद रखें, ब्रूनेट मतलब गहरे भूरे बालों वाली महिला। नंबर 24/7 बजटिंग। हाँ, ये ध्यान देना होगा, बजटिंग और बजट। बजट की परिभाषा है an itemized summary of estimated expenses for a given period along with proposals for financing them. एन आइटमाइज्ड समरी मतलब एक मदवार या विस्तृत सारांश। मदवार, हाँ, आइटमाइज्ड माने मदवार, itemized माने मदवार, ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, अनुमानित खर्चों का, एस्टिमेटेड माने अनुमानित, expenses माने खर्चे, कब के लिए, for a given period एक निश्चित समयावधि के लिए, along with proposals for financing them, उनके वित्त पोषण या पैसों की व्यवस्था के प्रस्तावों के साथ। proposals मतलब प्रस्ताव, फाइनेंसिंग मतलब वित्त पोषण। तो बजट भविष्य की आय और व्यय की योजना है। हाँ, और बजटिंग उस योजना को बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे सरकार अपना बजट पेश करती है, हम अपना घरेलू बजट बनाते हैं, ये सब बजटिंग का हिस्सा है। मेमोरी ट्रिक, हाँ, बजट तो हम सब जानते हैं, आय व्यय का हिसाब। हाँ बजटिंग उस हिसाब को बनाने का काम। जी। विजुअलाइजेशन, सोचिए कोई व्यक्ति अपनी डायरी में अगले महीने के सभी संभावित खर्चों और अपनी आय को लिख रहा है, योजना बना रहा है, वह बजटिंग कर रहा है। बिल्कुल, याद रखें, बजट योजना है, बजटिंग योजना बनाने की क्रिया। नंबर 248 बुलियन। बुलियन सोना चांदी। हाँ, मतलब है सोने चांदी की ईंट। इंग्लिश डेफिनेशन है गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड एंड सिल्वर सोना और चांदी बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, गहने, ऑर्नामेंट्स माने गहने, बनाने के लिए इस्तेमाल होने से पहले। तो बुलियन सोने या चांदी का शुद्ध रूप है, ईंट या सिल्ली के रूप में। हाँ, बिल्कुल, शुद्ध सोना या चांदी जो आमतौर पर बार, ईंट या इनगट, सिल्ली के रूप में होता है। ये बुलियन निवेश के लिए या फिर गहने और सिक्के बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। बुलियन का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। मेमोरी ट्रिक, बुलियन को बिलियन अरबों से जोड़ें, जैसे अरबों का सोना बुलियन के रूप में रखा है। ये अच्छा कनेक्शन है। विजुअलाइजेशन, हाँ, सोचिए बैंक के किसी सुरक्षित वॉल्ट में सोने की चमचमाती ईंटें गोल्ड बुलियन करीने से रखी हुई हैं। बिल्कुल, याद रखें, बुलियन मतलब सोने या चांदी की शुद्ध ईंट, सिल्ली। नंबर 249 बंडल, बंडल। गट्ठर। हाँ, मतलब है गट्ठा। इंग्लिश डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। हालांकि स्रोत में सिर्फ लकड़ियों का गट्ठा लिखा है, पर बंडल किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ, परिभाषा थोड़ी सीमित है,
अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का एक संग्रह या गट्ठर। कलेक्शन माने संग्रह, स्टिक्स मतलब लकड़ियां। पर बंडल तो किसी भी चीज का हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। बंडल का सामान्य अर्थ है कई चीजों को एक साथ बांधकर या लपेटकर बनाया गया गट्ठर या पोटली। कपड़ों का बंडल, कागजों का बंडल, नोटों का बंडल। मेमोरी ट्रिक, बंडल को बांधना से जोड़ें, कई चीजों को एक साथ बांधना। हाँ, बांधकर बनाया बंडल। विजुअलाइजेशन, सोचिए कोई डाकिया आपके घर पर कई सारी चिट्ठियों का एक बंडल लेकर आया है जिसे रबर बैंड से बांधा गया है। कोई गांव वाला सिर पर लकड़ियों का भारी बंडल रखे ला रहा है। हाँ, याद रखें बंडल मतलब गट्ठर। जी। और अब आज का आखिरी शब्द नंबर 250, बंगलो। बंगलो। बंगला हाँ। मतलब है बंगला, कोठी। इंग्लिश डेफिनेशन है अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस। लार्ज माने बड़ा, सिंगल मतलब अकेला, डिटैच्ड मतलब अलग, यानी अगल बगल दूसरे घरों से सटा हुआ नहीं घर। विद सिंगल और डबल स्टोरी, एक या दो मंजिला, स्टोरी मतलब मंजिल। तो बंगलो एक बड़ा स्वतंत्र एक या दो मंजिला घर होता है जिसके आसपास खुली जगह हो। हाँ, आमतौर पर यही होता है, जिसके चारों ओर अक्सर कुछ खुली जगह या बगीचा होता है। भारत में बंगलो शब्द काफी प्रचलित है। मेमोरी ट्रिक, बंगलो शब्द बंगाल से आया माना जाता है जहां अंग्रेजों के लिए इस तरह के घर बनाए जाते थे। अच्छा, ये जानकारी है। विजुअलाइजेशन, सोचिए एक शांत रिहायशी इलाके में एक सुंदर सा बड़ा सा एक मंजिला घर बंगलो है जिसके सामने हरा भरा लॉन है और गाड़ी खड़ी करने की जगह है। बिल्कुल, याद रखें बंगलो मतलब बंगला या कोठी। तो ये थे आज के हमारे शब्द, संख्या 200 से 250 तक। पूरे 51 शब्द हो गए। हाँ जी, हमने हर शब्द का अर्थ, परिभाषा का विश्लेषण, मेमोरी ट्रिक और विजुअलाइजेशन देखा। उम्मीद है इस तरह की चर्चा से ये सभी 51 शब्द याद रखने में आसानी होगी। हाँ बिल्कुल, और जैसा हम हमेशा कहते हैं, शब्दावली सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ याद करना काफी नहीं है। सही कहा, इन्हें इस्तेमाल में लाना जरूरी है। जी हाँ, अपनी रोज की बातचीत में, लिखने में इन नए सीखे शब्दों को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अपनी सक्रिय शब्दावली का हिस्सा बनेंगे, है ना? एकदम सही। अगली बार जब आप इनमें से कोई शब्द सुने या पढ़ें तो उसे पहचानने की कोशिश करें। अभ्यास ही कुंजी है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जी, नमस्कार। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.